नमस्कार। फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। शुरुआत करेंगे फाइनल रिपोर्ट की कुछ खास और अहम खबरों के साथ, और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य ताकत और बढ़ी। यूएसएस त्रिपोली 2500 मरीन सैनिकों के साथ रवाना। युद्धपोत को लाइटिंग कैरियर भी कहा जाता है, जहां से उड़ान भर सकते हैं F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट, करीब 45,000 टन वजनी और 844 फीट लंबा जहाज। $3.4 अरब लागत वाला अत्याधुनिक असॉल्ट शिप, समुद्र से सीधे जमीनी हमला करने में सक्षम प्लेटफॉर्म। जापान से मिडिल ईस्ट की और तेजी से बढ़ रहा जहाज, अरब सागर में पहले से तैनात। यूएसएस अब्राहम लिंकन, 2003 इराक युद्ध के बाद सबसे बड़ी अमेरिकी तैनाती। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत कर दिया है। अमेरिका नौसेना ने अपने बेहद अहम युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली को करीब 2500 मरीन सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र की ओर रवाना कर दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये तैनाती सिर्फ सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि संभावित जमीनी अभियान की तैयारी का संकेत भी हो सकती है। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रही है और अमेरिका अब किसी भी बड़े सैन्य ऑपरेशन के लिए तैयार नजर आ रहा है। यही वजह है कि इस कदम को युद्ध के विस्तार की आशंका से जोड़कर देखा जा रहा है। पहले आप रिपोर्ट देखिए। यूएसएस त्रिपोली 2500 मरीन सैनिकों के साथ रवाना। युद्धपोत को लाइटनिंग कैरियर भी कहा जाता है, जहाज से उड़ान भर सकते हैं F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट, करीब 45,000 टन वजनी और 844 फीट लंबा जहाज। $4.5 अरब लागत वाला अत्याधुनिक असॉल्ट शिप, समुद्र से सीधे जमीनी हमला करने में सक्षम प्लेटफॉर्म। जापान से मिडिल ईस्ट की ओर तेजी से बढ़ रहा जहाज, अरब सागर में पहले से तैनात है। यूएसएस अब्राहम लिंकन, 2003 इराक युद्ध के बाद सबसे बड़ी अमेरिकी तैनाती। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत कर दिया है। अमेरिकी नौसेना ने अपने बेहद अहम युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली को करीब 2500 मरीन सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र की ओर रवाना कर दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये तैनाती सिर्फ सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि संभावित जमीनी अभियान की तैयारी का संकेत भी हो सकती है। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रही हैं और अमेरिका अब किसी भी बड़े सैन्य ऑपरेशन के लिए तैयार नजर आ रहा है। यही वजह है कि इस कदम को युद्ध के विस्तार की आशंका से जोड़कर देखा जा रहा है। यूएसएस त्रिपोली कोई साधारण जहाज नहीं, बल्कि अमेरिकी नौसेना का अत्याधुनिक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। इसे लाइटनिंग कैरियर भी कहा जाता है। लगभग 45,000 टन वजनी ये विशाल जहाज करीब 844 फीट लंबा है और इसकी लागत लगभग $3.4 अरब बताई जा रही है। इस जहाज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके डेक से F-35B लाइटनिंग 2 जैसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट उड़ान भर सकते हैं। यही वजह है कि यह जहाज समुद्री युद्ध के साथ साथ हवाई हमलों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। F-35B फाइटर जेट अपनी उन्नत तकनीक और स्टेल्थ क्षमता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये जेट वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम होते हैं, यानी बहुत कम जगह से भी उड़ान भर सकते हैं। इन लड़ाकू विमानों में अत्याधुनिक प्रिसीजन गाइडेड हथियार लगाए जाते हैं, जिससे दुश्मन के ठिकानों पर बेहद सटीक हमला किया जा सकता है। साथ ही इनकी स्टेल्थ तकनीक दुश्मन के रडार से काफी हद तक बचने में मदद करती है। एक F-35B जेट की कीमत करीब $130 मिलियन बताई जाती है। यूएसएस त्रिपोली को खास तौर पर समुद्र से जमीन पर सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार किया गया है। इस जहाज पर 2500 से ज्यादा मरीन सैनिक, उनके हथियार, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट तैनात किए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर यह सैनिक सीधे समुद्र से उतरकर जमीन पर सैन्य अभियान शुरू कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये युद्धपोत जापान से निकलकर तेजी से मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में इसे ताइवान और फिलीपींस के बीच स्थित बाशी चैनल से गुजरते हुए देखा गया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला सुपर कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से अरब सागर में तैनात है, जबकि दुनिया की सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक यूएसएस जेराल्ड और फोर्ट रेड सी में मौजूद है।
इन तीनों बड़े प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर अमेरिका के पास इस क्षेत्र में 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक 2003 के इराक युद्ध के बाद ये मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना की सबसे बड़ी सैन्य मौजूदगी मानी जा रही है। बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। इसरो के हवाले से बड़ी खबर सामने आई। इसरो की क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट में बड़ी सफलता। महेंद्रगिरी में C-20 इंजन का सी लेवल हॉट टेस्ट सफल। इंजन ने पैदा किया 22 टन तक थ्रस्ट, 165 सेकंड तक चला सफल हॉट टेस्ट। LVM-3 रॉकेट के लिए बेहद अहम तकनीक। गगनयान, चंद्रयान जैसे मिशन होंगे और मजबूत। स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीक वाले चुनिंदा देशों में भारत शामिल। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक बार फिर बड़ी तकनीकी कामयाबी हासिल की है। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोफेशनल कॉम्प्लेक्स में C-20 क्रायोजेनिक इंजन का सी लेवल हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस टेस्ट के दौरान इंजन ने करीब 22 टन थ्रस्ट पैदा किया और लगभग 165 सेकंड तक पूरी तरह सामान्य तरीके से काम किया। खास बात यह है कि इससे पहले ऐसे टेस्ट में करीब 19 टन थ्रस्ट मिलता था, लेकिन अब इसकी क्षमता और बढ़ गई है। ये क्रायोजेनिक इंजन बेहद ठंडे ईंधन यानी लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन में चलता है और इसे LVM-3 रॉकेट के ऊपरी हिस्से में इस्तेमाल किया जाता है। इस सफलता के बाद भारत के भविष्य के बड़े अंतरिक्ष मिशन जैसे गगनयान, चंद्रयान और मंगलयान और ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद हो जाएंगे। खास बात यह भी है कि पूरी तरह स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन तकनीक विकसित करने वाले दुनिया के चुनिंदा देशों में अब भारत भी मजबूती से शामिल है। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू का जवाब बताएं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव के बीच भारत की खास प्रतिक्रिया सामने आई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव के बीच भारत की सख्त प्रतिक्रिया। भारत ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा की है, अफगानिस्तान में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान जो है वो बहुत जरूरी है। भारत ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय ने कहा अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान जरूरी। पाक हमलों में नागरिकों की मौत और ढांचों को नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान ने बताया संप्रभुता का उल्लंघन। तालिबान सरकार का दावा, पाकिस्तान के ठिकानों पर ड्रोन स्ट्राइक। भारत बोला क्षेत्रीय शांति के लिए सैन्य आक्रामकता खतरनाक है। आपको बताएं कि विदेश पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव के बीच भारत की सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान जरूरी। पाक हमलों में नागरिकों की मौत और ढांचों को नुकसान हुआ। अफगानिस्तान ने बताया संप्रभुता का उल्लंघन। तालिबान सरकार का दावा, पाकिस्तान के ठिकानों पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। भारत बोला क्षेत्रीय शांति के लिए सैन्य आक्रामकता खतरनाक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने भी पाकिस्तान की कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि अफगानिस्तान की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान की सीमा के अंदर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें कई नागरिकों की मौत और कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई है। इन हमलों के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए पाकिस्तान की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और जवाबी कार्रवाई का दावा भी किया। बताया जा रहा है कि अफगान बलों ने पाकिस्तान के कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ऐसे में भारत की प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय राजनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत हमेशा अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता का समर्थन करता रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। असम में युवा मोर्चा के महाकुंभ में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। 31,400 बूथों में 1,25,000 युवाओं की भागीदारी का दावा। हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में फिर बीजेपी सरकार बनने का दावा। असम में 1 लाख नहीं 1,65,000 युवाओं को नौकरी देने का दावा किया गया। राहुल गांधी पर हमला, युवाओं के लिए कांग्रेस ने क्या किया? उग्रवाद खत्म करने के लिए कई शांति समझौते का जिक्र। घुसपैठियों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, बीजेपी ने कार्रवाई का दावा किया। असम में आयोजित बीजेपी युवा मोर्चा में के विशाल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का जिक्र किया गया और जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि राज्य में बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाइयां और उसके बाद युवाओं के बढ़ते समर्थन को दिखाता है ये पूरा। उन्होंने दावा किया कि पिछले चुनाव में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने 1,65,000 युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था वो पूरा किया
और क्या कुछ कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, आइए देखिए। 1000 युवाओं को नौकरी देने का काम हो गया और आज ये 1,25,000 युवाओं के सामने मैं पूछना चाहता हूं, 1,65,000 युवाओं को जो नौकरी मिला है, किसी को 25 पैसे का भी घूस देना पड़ा है क्या? भाई बताओ जरा, जोर से बताओ, कर देना पड़ा है? किसी नेता का सिफारिश कराना पड़ा है? बिना खर्ची, बिना पर्ची 1,65,000 युवाओं को हमारी सरकार ने नौकरी दी। एक भी कोर्ट केस नहीं हुआ है, एक भी कोर्ट केस नहीं। जब से कांग्रेस की सरकार आई, असम को गुटबेसियों की पनाहगाह बनाया था। हमने वादा किया था हम असम को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे और हेमंत जी ने 1,51,000 बीघा घुसपैठियों से मुक्त कराया। और मैं आज असम की जनता को कहकर जाता हूं, भाइयों बहनों, एक तीसरा मैंडेट दे दीजिए। केवल असम नहीं, पूरे देश से घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकाल देंगे, चुन चुन कर। क्या कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को निकाल सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, निकाल सकती है क्या? धुबरी, बारपेटा, दरांग, मोरीगांव, बोगाईगांव, नौगांव और गोलपाड़ा में घुसपैठिए घुसे हैं। एक एक घर की जांच कर कर उनको निकालने का काम बनने वाली सरकार करेगी। असम को घुसपैठिया मुक्त बनाने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने इसको लीगलाइज भी किया, फॉर्मलाइज भी किया और नॉर्मलाइज भी किया। हम नॉर्मल किए हुए घुसपैठियों को बाहर निकालने का संकल्प असम की जनता के सामने ले। राहुल गांधी एसआईआर का विरोध कर रहा है। क्यों एसआईआर का विरोध कर रहे हैं? इसलिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं क्योंकि घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से कट रहे। राहुल बाबू, ये तो शुरुआत है, नाम कटने से हम नहीं रुकेंगे। नाम तो कटेंगे ही कटेंगे। एक एक को चुन चुन कर देश की भूमि छोड़कर जाना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो विकास के रास्ते पे ले जाए। एक और कांग्रेस पार्टी है जो तुष्टीकरण के लिए घुसपैठ होने देती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो असम को बचाने के लिए घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का संकल्प करती है। एक और कांग्रेस पार्टी है जो अपने बेटे बेटियों की चिंता करती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो असम के गरीबों के बेटे बेटियों की चिंता करती है। एक और कांग्रेस पार्टी है जो एआई सम्मेलन में कपड़े उतार कर भारत को बदनाम करती है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है जो एआई सम्मेलन कर 80 देशों के एआई एक्सपर्ट और कंपनियां लाकर 20 राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर भारत के युवाओं के लिए, असम के युवाओं के लिए एआई का दरवाजा खोलने के काम करने वाले नरेंद्र मोदी। एक और भारतीय जनता पार्टी है जो संसद के अंदर बहस को महत्व देती है और दूसरी ओर राहुल गांधी है जो संसद बंद कर संसद के दरवाजे पर
चाय पकोड़ा खाकर संसद का अपमान करते। आसाम के युवाओं, आपने तय करना है अगले 5 साल आसाम का शासन किसके हाथ में देना है। आपके भविष्य को सालों तक बर्बाद करने वाली कांग्रेस पार्टी को देना है या आसाम को विकसित आसाम बनाने का स्वप्न लिए हुए नरेंद्र मोदी जी की को देना है। नरेंद्र मोदी। बढ़ते हैं अगर बात करेंगे मौसम को लेकर। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ने अचानक करवट ली है और तपती गर्मी के बीच लोगों को बड़ी राहत मिली है। राजधानी दिल्ली में तेज हवाओं, गरज चमक और हल्की बारिश के चलते मौसम सुहावना हो गया और मौसम विभाग के अनुसार हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई, जबकि कुछ जगहों की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची। दिल्ली के मयूर विहार, आनंद विहार और न्यू अशोकनगर जैसे कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी गरज चमक के साथ बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम में इस बदलाव से फिलहाल गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन कई राज्यों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चुनावों को लेकर। देश की राजनीति के लिए आज एक बड़ा दिन था, क्योंकि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव कार्यक्रम तय कर दिया गया है। इन 5 राज्यों में कुल 824 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा, जहां करीब 74.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। वहीं तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग कराई जाएगी। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 23 अप्रैल और दूसरा चरण 29 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इन सभी राज्यों के चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए करीब 25 लाख चुनाव अधिकारियों की 8.5 लाख सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। साथ ही SIR प्रक्रिया के जरिए फर्जी वोटिंग पर रोक लगाने की कोशिश की गई है। आयोग ने भरोसा दिलाया है कि इस बार मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर बेहतर और सुविधाजनक अनुभव देने के लिए खास इंतजाम किए गए। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखिए। And the counting will be 4th of May. Tamil Nadu, all 234 assembly constituencies will go for poll on 23rd of April in one phase, and the counting shall be on the same day for all the 5 states/UT, that is 4th of May 2026. West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase 152 and the second phase 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. And the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026. There will be 8 by-elections also, that is Goa, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Nagaland and Tripura. The name of the constituencies are mentioned here and the reasons, which will be circulated to you. And the schedule would be that the assembly constituencies for Goa, Karnataka, Nagaland and Tripura will be held, the polling will be held on 9th of April, and for the assembly constituencies of Gujarat and Maharashtra on 23rd. The counting shall be on 4th of May for all the cases. चलिए बढ़ते हैं आगे। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण टकराव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग का आज 16वां दिन है और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। इस बीच ईरान ने संकेत दिया है कि अगर युद्ध खत्म करने की ठोस गारंटी मिलती है तो वे अमेरिका और इजराइल के साथ बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी ओर ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ढूंढकर मारने की धमकी देकर तनाव को और बढ़ा दिया है।
और उधर जंग के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ा दिया है। अमेरिकी नौसेना का अत्याधुनिक युद्धपोत USS त्रिपोली करीब 2500 मरीन सैनिकों और F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट्स की क्षमता के साथ युद्ध क्षेत्र की ओर रवाना हो चुका है। पहले से अरब सागर में USS अब्राहम लिंकन और रेड सी में USS जेराल्ड R. फोर्ड जैसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है। भारतीय जहाज सुरक्षित निकले। मिडिल ईस्ट तनाव के कारण उड़ानों और समुद्री व्यापार पर असर। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग आज 16वें दिन में प्रवेश कर गई है और हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैल गई। कुछ पोस्टर में दावा किया गया कि ईरानी हमले में नेतन्याहू की हत्या हो गई है या वे देश छोड़कर जर्मनी भाग गए हैं। हालांकि इजराइल ने प्रधानमंत्री कार्यालय ने इन दावों को पूरी तरह फर्जी बताया है। आधिकारिक बयानों में कहा गया कि प्रधानमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही खबरें केवल दुष्प्रचार का हिस्सा है। दरअसल 13 मार्च को नेतन्याहू का एक वीडियो संदेश सामने आया था, जिसमें उन्होंने ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई जारी रहने की बात कही थी। इसी वीडियो के एक फ्रेम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने दावा किया कि वीडियो में नेतन्याहू के दाएं हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं। इसके बाद कई लोगों ने वीडियो को AI जनरेटेड या डीप फेक बताया और कहा कि असली नेतन्याहू को कुछ हो चुका है। हालांकि इजराइल सरकार ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वीडियो असली है और प्रधानमंत्री सुरक्षित है। दूसरी ओर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कुछ विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमले में मुज्तबा गंभीर रूप से घायल हो गए और कोमा में है। यहाँ तक कि उनका एक पैर काटने की बात भी कही गई, लेकिन ईरान सरकार ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम लीडर पूरी तरह स्वस्थ है और उनके घायल होने की खबरें केवल अफवाह है। इस तरह दोनों देशों में नेताओं की स्थिति को लेकर फैल रही खबरों को सरकारों ने फेक बताया है। इधर युद्ध के मैदान में तनाव कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने इराक और कुवैत में मौजूद 3 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। वहीं इजराइल के कई शहरों में मिसाइल हमलों की चेतावनी जारी की गई और लोगों को बंकरों में जाने के लिए कहा गया। हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल में रॉकेट हमले का दावा किया। दूसरी तरफ लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में कई लोगों की मौत की खबर है। इससे पूरे क्षेत्र में युद्ध का दायरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच युद्ध का असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और यात्रा पर भी दिखाई देने लगा है। खाड़ी देशों से LPG लेकर आ रहे भारत के 2 जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत की ओर बढ़ गए थे। वहीं कई एयरलाइनों ने मिडिल ईस्ट के लिए उड़ान सेवाओं पर पाबंदी लगा दी है। समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में इस क्षेत्र में 17 जहाजों पर हमले हो चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। तो ये कुछ खास और अहम खबरें देश विदेश और कुछ राज्यों के जिनसे आपको रूबरू करवाया। आज के फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी फाइनल रिपोर्ट में और द अर्थ न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।